सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और चैंपियंस लीग इज बैक। नेपोली वर्सेस बार्सिलोना बहुत इंपॉर्टेंट मैच है बार्सिलोना के लिए। उसके ऊपर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे, क्या लाइनअप होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या बारसा हरा सकती है नेपोली को, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फ्रैंकी डियोंग इज एंग्री और कुछ ट्रांसफर्स के ऊपर बात करेंगे और एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स कुछ सामने आ रही हैं। उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं कि फ्रैंकी एज पर रिपोर्ट्स फ्रैंकी डियोंग ने कहा कि भाई मुझे जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, और खुद डिमांड किया एज पर रिपोर्ट्स कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा बिकॉज ही वाज एंग्री और ही इज वेरी एंग्री एट एट स्पेनिश मीडिया। और स्पेनिश मीडिया ऐसा है जिसके ऊपर सारे ही गुस्सा हैं। चावी ने तो मतलब खुल के बोल दिया कि भाई मैं जो है वो मैं जा रहा हूँ, अपनी फैमिली मुझे प्यारी है, मैं नहीं स्पेनिश मीडिया को जो है वो हैंडल करने वाला। तो स्पेनिश मीडिया जो है वो स्पेनिश प्लेयर्स मतलब स्पेनिश प्लेयर्स को इतने ज्यादा क्रिटिसाइज करता था। अब इमेजिन करें जो नॉन स्पेनिश प्लेयर्स हैं उनका क्या हाल होता होगा। तो फ्रैंकी डियोंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और ऑब्वियसली उनसे सवाल उनसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही पूछा जाना था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नेपोली वर्सेस बारसा की थी, उसके ऊपर बहुत कम बात हुई और ज्यादातर बात हुई उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, विच इज वेरी सैड। और देखें जितना भी उनका ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है कम करना चाहिए। बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं अच्छी। हम सबको पता है कि एक रिपोर्ट आई है, मतलब मैं फ्रैंकी के टॉपिक के ऊपर दोबारा आता हूँ, कि जिसके अंदर 270 वेजेस जो है मिलियन यूरोस बारसा को अलाउ था और वो कम होकर 204 मिलियन यूरोस के ऊपर हो गया। मतलब ला लीगा इज एब्सोल्युटली अ जोक, मुझे मतलब मेरी समझ से बाहर है ला लीगा। और मुझे ऐसा लगता है कुछ खास प्रॉब्लम है उनको बारसा से, बिकॉज अगर आप लिस्ट के अंदर जितने भी ज्यादा क्लब देखेंगे किसी ना किसी का या तो उतना ही रहा है या फिर ज्यादा बड़ा है। मतलब मोस्टली मतलब बड़े क्लब्स के अंदर या जो बड़े नाम है क्लब्स के, टॉप 7-8 कर लें, उसके अंदर सिर्फ बारसा ही है जिसका ज्यादातर जो है वो कम हुआ है। और भाई इतना ज्यादा डिफरेंस भाई 270 से 204 आगे इतने ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं बारसा के। आई हैव नो आइडिया कि बारसा इस तरह कैसे सरवाइव करेगी। तो इस सारे हालात के अंदर जो है वो फ्रैंकी से उनकी सैलरी के बारे में पूछा जाना था और वेजेस के बारे में पूछा जाना था। तो इसके ऊपर बिल्कुल वो पिस्ड ऑफ हो गए और उन्होंने कहा कि झूठ बोलते हो यार तुम, सब कुछ इतना ज्यादा नहीं है 40 मिलियन जितना रिपोर्ट होता है। और जो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रुथ भी है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली हमें कोई बात नहीं पता चली कि असल में उनकी सैलरी है कितनी। 37 मिलियन यूरोज़ रिपोर्ट होती है, लेकिन उसके अंदर अक्सर लोग जो हैं वो मतलब उसको स्पाइस अप करने के लिए वो चीज़ बताते नहीं है कि उन्होंने 2 साल बहुत कम सैलरी ली थी। तो ये चीज़ बतानी चाहिए कि इस साल उनकी कितनी सैलरी एक्चुअल के अंदर, वो नहीं बतानी चाहिए जो कि उन्होंने कहा था कि हाँ, कोई बात नहीं है, उधारी दी हुई है मैंने क्लब को, मुझे वापस कर देना जब तुम्हारा अच्छा टाइम आएगा। तो वो चीज़ नहीं बताते। तो आई थिंक फ्रैंकी इज एंग्री, उन्होंने कहा कि वांट टू स्टे, उनका ड्रीम क्लब है जैसे वो हमेशा से कहते रहे हैं। देखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर है, इसमें सिंपल सी मैं बात कहूंगा कि स्पेनिश मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया आज और थोड़ा सा शटअप कॉल दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सैलरी रेंज हमें नजर आ रही है लालिगा की तरफ से, उनको नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो क्या डिटेल्स हैं वो बात की बात है, वरना बारसा का फ्रैंकी डियोंग को रखना जो है वो बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा। देखिए अभी भी वो कह रहे हैं कि ही लव्स द क्लब, ही वांट्स टू स्टे। आई रियली वांट कि वो जो है वो स्टे करें। यार उसके बाद ना फ्रैंकी की तो हमने सिचुएशन पे बात कर ली। उसके बाद अब अल्फोंसो डेविस की न्यूज आ रही थी, किमिक की न्यूज आ रही थी, हांसी फ्लिक, डिजर्बी की न्यूज आई, और फिर वही 15-20 मिलियन का रिलीज क्लॉज जो पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन करता था कि भाई पॉसिबल नहीं लगता। तो डिजर्बी की न्यूज दोबारा ठंडी हो गई है। हांसी फ्लिक की न्यूज ही हॉट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो है वो मैं चाहता भी हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली मैं चाहता क्लॉप हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो रियलिस्टिक ऑप्शंस के अंदर आई थिंक काफी क्लोज है यहाँ पे हांसी फ्लिक। और ठीक है यार, देखें इसकी ये न्यूज जो है ना, हांसी फ्लिक अगर आएंगे तो उन्होंने अल्फोंसो डेविस के साथ भी काम किया हुआ, लेकिन अल्फोंसो डेविस ज्यादा पॉसिबल नहीं है। उसकी मैं रीजन आपको भी बताता हूँ। किमिक के साथ उन्होंने काम किया और किमिक एज पर रिपोर्ट इज नॉट हैप्पी विद टूखल एट ऑल। वो उनको खिलाते भी नहीं है, वो यंग प्लेयर्स को खिलाई जा रहे हैं, उनको नहीं खिला रहे, और ही इज वेरी अनहैप्पी। लेकिन सिचुएशन चेंज हो सकती है बिकॉज हो सकता है टूखल सैक हो जाए लाजियो की गेम के बाद, चैंपियंस लीग की गेम के बाद, या उससे पहले ही सैक हो जाए और नया मैनेजर है वो कन्विंस कर सके। लेकिन ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि बारसा जो है वो किमिक के ऊपर जा सकती है और बाकी भी क्लब भी जो है वो किमिक के ऊपर जाएंगे। तो हांसी फ्लिक लेकिन अगर आ जाते हैं तो वो एक पॉजिटिव होगा किमिक को लाने के लिए। तो किमिक की मुझे फिर भी थोड़ी होप नजर आती है। अल्फोंसो डेविस, रिपोर्ट आई थी कि डेको ने उनके एजेंट के साथ जो है वो बात की और पूछने की कोशिश की कि भाई कितने पैसे लेगा। देखें उन्होंने सिंपल सी जो चीज रिपोर्ट हो रही है ना, 12 मिलियन यूरोज जो है वो नेट सैलरी रिपोर्ट हो रही है। देखें ग्रॉस नहीं हो रही है, नेट हो रही है। ग्रॉस होती तो फिर भी ठीक था।
12 मिलियन नेट सैलरी तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहीं पे ये क्रॉस लग जाता है कि 12 मिलियन नेट सैलरी बार्सा नहीं दे सकती और अल्फोंसो डेविस बार्सा की प्रायोरिटी नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाल्डे को रख रहे हैं और कंसेलो को भी आप परमानेंट कर रहे हैं तो फिर आपको अल्फोंसो डेविस के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा प्लेयर है। और 12 मिलियन नेट तो बार्सा अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो ये वैसी ही चीज जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है। तो ये अल्फोंसो डेविस के ऊपर मेरा ओपिनियन है। इसके अलावा एलेक्स गार्सिया की न्यूज आ रही है कि बार्सा पहले प्लेयर के साथ नेगोशिएट करना चाहती है उनका कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वो जो है जिरोना के साथ नेगोशिएट करेंगे। तो लेट्स सी कि वो कैसे डेवलप होती है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी है अभी फिलहाल बार्सिलोना की। उसके अलावा केजा की हल्की फुल्की न्यूज आई, क्वार्ट्सकेलिया की हल्की फुल्की न्यूज आ रही है। देखें, केजा भी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है और रेगुलरली फुटबॉल खेल रहे हैं इस सीजन जुवेंटस के लिए और परफॉर्मेंस भी उनकी ठीक ठाक है। तो जितने भी नाम चल रहे हैं, जो भी इकोनॉमिकली पॉसिबल हो, बार्सा को जो है वो एक विंगर चाहिए लेफ्ट साइड के ऊपर। केजा की अच्छी बात यह कि दोनों साइड के ऊपर खेल लेते हैं, इक्वली गुड खेल लेते हैं। तो लेट्स सी के क्या होता है। सो गाइस, ये तो हमने बात कर ली है बार्सा की न्यूज के ऊपर। हम बार्सा के मैच के ऊपर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले किलियन एम्बाप्पे जो है वो अब अक्सर लोग कहते हैं यार फ्री के अंदर बार्सा क्यों नहीं उसके ऊपर जा रही, जो डिटेल्स रिपोर्ट हो रही हैं। अच्छा, कुछ 16 मिलियन यूरोस जो हैं वो उनकी नेट सैलरी रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सोर्सेज 20 मिलियन कर रहे हैं, लेकिन 16 मिलियन से कम तो होने नहीं वाली। मुझे ज्यादा चांसेस लगते हैं कि 20 मिलियन होगी। ऑब्वियसली उन्होंने पे कट ली है पीएसजी से भी, और जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये अच्छी चीज है रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से कि उन्होंने को वो सेम कॉन्ट्रैक्ट जो 2022 में या 21 में ऑफर किया जा रहा था वो नहीं है। तो लेकिन फिर भी 20 मिलियन तक आई थिंक होगी, लेकिन 60 मिलियन तो मिनिमम होगी। लेकिन इसके अंदर खास बात ये नहीं है कि वो 60 मिलियन है, कुछ सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं। और कमीशन, मेन चीज थी कमीशन, जिसकी वजह से बार्सा इस डील को वेजेस की वजह से नहीं बार्सा अफोर्ड कर सकती, और बहुत से क्लब्स भी जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और रियल मैड्रिड जाना भी वहां पे जाती है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डील है। इसी तरह हार्लैंड की डील भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, लोग कह रहे थे यार लेवेंडोस्की पे इतना खर्चा कर दिया, 15 मिलियन और दे के हार्लैंड खरीदे थे, भाई कमीशन। अब रिपोर्ट हो रहा है 150 मिलियन यूरोज जो है ना, 100 मिलियन से ऊपर ही होना है ये, ठीक है, कमीशन, जो कि 5 इक्वल ईयर्स के अंदर जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कमीशन, उनको और उनकी फैमिली को। तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और आप अगर जाके देखें तो उनका भी जो वेज है वो जो लालिगा ने किया उस कम नहीं हुआ, उसके अंदर उनका उतना ही है या उससे बड़ा होगा, ठीक है, जो मैंने देखा था। तो ये मैंने आपको कहा, मैंने आपको डिटेल्स दे दूं जो कि क्यों पॉसिबल नहीं है बारसा के लिए इस टाइप के प्लेयर्स के ऊपर जाना। सो गाइस, ये तो हमने बात कर ली। अब किलियन एम्बाप्पे पे आ जाते हैं, बारसा वर्सेस नेपोली। देखिए, नेपोली 9th है टेबल के ऊपर, बारसा जो है वो 3rd के ऊपर है टेबल के ऊपर। बैटल ऑफ ट्रैशेस होने जा रहा है ये बहुत बुरी फुटबॉल खेल रहे हैं भाई। देखें, लास्ट 5 गेम्स के अंदर एक विन है और एक ड्रॉ है उनका, और बारसा की लास्ट 5 गेम्स के अंदर एक हारी है और एक ड्रॉ किया, बाकी सारे मैचेस जीते। तो बारसा को ये मैच नहीं हारना चाहिए भाई, ये टाई नहीं हारना चाहिए। उसकी मैं रीजंस आपको बता देता हूँ कि नेपोली ऐसे मैनेजर चेंज कर रही है जैसे बच्चे के डायपर चेंज करते हैं आप, ठीक है। इतने ज्यादा मैनेजर, अब उनका नया मैनेजर आया, उसका एक सिर्फ ट्रेनिंग सेशन हुआ है, राइट, एक सिर्फ ट्रेनिंग सेशन हुआ है, पहला गेम उसका बारसा के अगेंस्ट है। देयर इज नो एक्सक्यूज भाई, आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आपके पास अच्छी इंडिविजुअल क्वालिटी हो। ओशिमन भी नहीं है, ओजिमन भी नहीं होंगे अवेलेबल, शायद वो बेंच से आएंगे। अवे गेम है, ठीक, अवे गेम है उनका, उनके होम के ऊपर है, तो ये भी एडवांटेज है आपके पास। तो एक्सक्यूजेस नहीं है चावी और बार्सिलोना के पास, बिकॉज चावी तकरीबन 2.5 साल से हैं इस टीम के साथ, और ये सारे मोर और लेस सेम ही प्लेयर हैं जो कि चावी के अंडर खेलते रहे हैं, विद 1 और 2 और 3 और 4 चेंजेस जो होती हैं हर समर के अंदर। तो कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, इतनी बुरी फॉर्म के अंदर है, ना उनके मैनेजर क्लिक कर रहे हैं, ना उनके प्लेयर्स क्लिक कर रही हैं। इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, लेकिन यार एक मैनेजर को बहुत टाइम लगता है, एक मतलब अपने आइडियाज जो है वो ट्रांसफर करते हुए, उतना भी टाइम नहीं है उनके पास। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पे, चावी के पास होगा और ना बारसा के पास होगा। भाई आपको परफॉर्म करना, अगर आप नेपोली को नहीं बीट करते इस हालत के अंदर, आप नेपोली को बीट नहीं करते, जिनके पास ओजिमन उनका मेन प्लेयर भी शायद आज नहीं स्टार्ट करेंगे, सिमियोने जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो भाई अ, मतलब मैं मुझे नहीं समझ लगती कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। और बारसा भाई 3 साल के बाद लास्ट जो गोल बारसा ने नॉकआउट्स के अंदर मारा था वो 3 साल पहले मेसी ने मारा था, और 3 साल के बाद बारसा क्या नॉकआउट्स के अंदर गोल मारेगी या नहीं मारेगी, विल हैव टू वेट एंड सी। बहुत चीजें स्टेक हैं बारसा के लिए, क्या लाइनअप होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी। भाई स्ट्रेटेजी सिंपल सी है भाई, एक तो कंसंट्रेशन रखो, शुरू के 10 मिनट में, 10 सेकंड में, 10 मिनट कहती है, 10 सेकंड में ना खाओ, सेकंड हाफ के शुरू के 10 सेकंड में गोल मत खाओ, थोड़ी सी इंटेंसिटी मेंटेन करें, ठीक है। और चावी को सब्स्टिट्यूशंस अपनी स्पॉट आउट रखनी पड़ेंगी, वही डेस्परेशन, वही
ट्रेल, डेस्परेशन आखिरी 30 मिनट में नहीं चलेगी, आपको कामनेस चाहिए। नॉकआउट जीतने हैं तो आपको कामनेस चाहिए, यू हैव टू ऑलवेज स्टे इन द गेम, आपको गेम को रीड बेहतर तरीके से करना है, मैनेजर को भी और प्लेयर्स को भी। अब क्या लाइनअप होगी बारसा की? देखिए मुझे लगता है कि एक ही डिसीजन है, एक तो कुबार्सी की जगह न्यूगो मार्टिनेज स्टार्ट करेंगे, मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, न्यूगो मार्टिनेज स्टार ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है? और बड़ा गेम है, बड़ा स्टेज है, कुबार्सी को भी स्टार्ट कराने में इश्यू कोई नहीं है, बट आई वुड प्रेफर इनिगो मार्टिनेज। अराहो जिनको अच्छा खासा 45 मिनट्स का रेस्ट मिल गया था, और साथ कुंडे राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर कैंसेलो स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत बड़ा बुरा गेम था उनका लास्ट, थोड़ा सा इंप्रूव मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। मेन इशू ये आता है कि गुंडोगन को, अच्छा बात है कि बहुत रेस्ट मिला है, लेकिन अब क्या गुंडोगन स्टार्ट करेंगे या क्रिस्टनसन स्टार्ट करेंगे या विक्टर रोक स्टार्ट करेंगे? देखें, दो सिचुएशन, आप क्रिस्टनसन को स्टार्ट कराएं जो कि बहुत मुझे इंप्रेस नहीं की है डीएम पोजीशन के ऊपर, लेकिन ओरे रोमेओ से बेहतर खेल रहे थे, तो ये एक पॉजिटिव है। उसके साथ आप फ्रैंकी को स्टार्ट करें, इससे अच्छी क्रिस्टनसन को स्टार्ट करने का पॉजिटिव ये होगा कि आप पेड्री और गुंडोगन को इंटीरियर खिलाएंगे, स्पेशली गुंडोगन जो है वो हाफ स्पेसेस के अंदर खेलेंगे, जो कि मैं चाहता हूं इस गेम के अंदर, क्योंकि जब गुंडोगन आगे खेलते हैं तो ज्यादा चीजें क्लिक करती हैं। लेकिन इसका ये इशू होगा कि एक रनर इन बिहाइंड जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी जगह पेड्री खेलेंगे, और पेड्री डिफरेंट प्रोफाइल के प्लेयर और विक्टर रूक नहीं खेल पाएंगे। राइट साइड पे लमीन यमाल होंगे, ठीक है, फ्रंट जो है वो लेवेंडोस्की ही होंगे। लेवेंडोस्की ने अपनी फॉर्म भी जो है गेन किया। अब इशू ये है कि या तो ये लाइनअप होनी चाहिए, या फिर होगा क्या, क्या फ्रैंकी, अगर आप विक्टर रो को भी, आपको रनर चाहिए इन बिहाइंड, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको चाहिए होगा, तो आप फ्रैंकी और गुंडोगन का डबल पिवट खिलाएं, पेड्री को खिलाएं और विक्टर रो को खिलाएं। आई वुड स्टिल प्रेफर, आई नो आई एम डेस्परेट कि हाफ स्पेसेस में गुंडोगन खेलें, बट आई वुड स्टिल प्रेफर विक्टर रो टू बी प्लेइंग विद लेवेंडोस्की, जो कि अच्छा नहीं गेम था उनका, बट आई रियली रियली नीड इन बिहाइंड रनर्स। फेरन होते तो और ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा बेहतर फॉर्म में थे। जॉव फिलिक्स और सर्जियो रोबर्टो, लॉर्ड रोबर्टो की अल कैपिटानो की न्यूज आ रही कि ही इज बैक, लेकिन जॉव फिलिक्स शायद स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑफ द बेंच आएंगे। बट आई वुड प्रेफर फ्रैंकी डियोंग, गुंडोगन और पेड्री एंड विक्टर रोक टू स्टार्ट अलॉन्ग विद लेवेंडोस्की एंड लमीन यमाल। सो लेट्स सी ये क्या होता है यार। मेरी प्रिडिक्शन है कि फर्स्ट लेग के अंदर 1-1 ड्रॉ भी बहुत अच्छी जो है वो बारसा के लिए जो है वो अच्छा होगा, लेकिन जब बारसा भाई अवे अनबीटन ना, होम के ऊपर तो हमारा कोई एडवांटेज ही नहीं है मंजूक पे, ऐसा लग रहा है हम वहां पे भी अवे खेल रहे हैं, तो मुझे तो इस दफा ये भी नहीं लग रहा कि अवे के, अगर मतलब अवे के अंदर हमें मिनिमम, जिस तरह की हम होम के अंदर परफॉर्मेंस है बारसा का, मिनिमम बारसा को 2-1 जीत के आना चाहिए वहां के ऊपर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम गोइंग फॉर 2-1 प्रेडिक्शन फॉर बार्सिलोना। भाई बहुत बुरे हालात है नापोली के, आप नहीं हरा रहे ना, तो भाई पहली टाई के अंदर अपना जो भी दे दू के आना है वो दे के आ जाए, वरना को फायदा कोई नहीं है, ठीक है? तो गाइस ये मेरी प्रेडिक्शन है, अपनी प्रेडिक्शन दें, सारा ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग जो हमने डिस्कस की इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट बारसा।